हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश एबीसी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। तो आज हम मैथ्स का पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा। पहला टॉपिक जो आपका है वो है नंबर सिस्टम। हिंदी में इसे संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। इस यूनिट में हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। इस अध्याय को हमने क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट को हमने बेसिक पार्ट नाम दे दिया है और दूसरे पार्ट को एडवांस पार्ट दिया है, ठीक है। दो पार्ट में इस यूनिट को हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को। पहले पार्ट में बेसिक चीज़ें होंगी और दूसरे पार्ट में एडवांस चीज़ें होंगी, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है पार्ट ए में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पार्ट बी की बात एडवांस में आगे करेंगे। फिलहाल पार्ट ए में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बेटा पार्ट ए में रिलेटेड टू नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर, पूर्णांक मतलब इंटीजर, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, क्रमागत संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक या फिर इन्हें काल्पनिक संख्याएं कह सकते हैं बेटा, और स्थानीय मान और जातीय मान। इन परिभाषाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो हम बेसिक पार्ट में कवर करेंगे और उसके बाद हम एडवांस पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो एडवांस पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम एडवांस पार्ट में देखेंगे। तो बेटा हमें जो पढ़ना है, फिलहाल ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो आप सभी प्यारे बच्चे जानते हो, जो बेसिक स्कूल में आप जो चीज़ें पढ़ के आए वही चीज़ें यहाँ पर है बेसिक पार्ट में। प्राकृत संख्या क्या होती है। तो बेटा प्राकृत संख्या जो है एक से लेके अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्या कहलाती है। बट उसमें डेसिमल वाली नंबर्स, आधे दूधे नंबर्स, रूट वाले नंबर्स नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि 1, 2, 3, 4 ऐसे अप टू इन्फिनिट, 2.5, 3.5, 4.5 ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डेसिमल नंबर्स नहीं होने चाहिए। ये नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो आपको चीज यहाँ इतनी समझनी है केवल बेटा कि प्राकृत संख्याओं में कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से लेके इन्फिनिट तक पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। वहीं हम अगर पूर्ण संख्याओं की बात करें, होल नंबर्स की बात करें, पूर्ण संख्याएं होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर जो होते हैं वो 0 से लेके इन्फिनिट तक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर इन प्राकृत संख्याओं में 0 को भी इंक्लूड कर लें, ठीक है। अगर इन प्राकृत संख्याओं में हम 0 को इंक्लूड कर दें तो ये मिल करके आपके होल नंबर या पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो पूर्ण संख्याएं 0 से लेके कहां तक चली जाएगी, इन्फिनिट तक। ऐसे ही होते हैं इंटीजर। तो इंटीजर बेटा हो जाएंगे आपके -इन्फिनिट से लेके +इन्फिनिट तक सारे नंबर। बट अभी तक जो कहानी हम पढ़ रहे हैं बेटा, इस कहानी में डेसिमल नंबर, फ्रैक्शंस वाले या रूट में जो रूट से बाहर नहीं हो पाते हैं कंप्लीटली, ऐसे नंबर हम नहीं ले रहे हैं। जिन 3 डेफिनेशनों में हमने अभी केवल बात की है पूर्ण संख्याओं की, पूरे नंबर होने चाहिए, अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब अगली डेफिनेशन जो आती है बेटा सम संख्या और विषम संख्या, ये आप बेहतर तरीके से जानते हो। बट कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं हमेशा कि क्या सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य अभाज्य एक ही चीज है। तो बेटा ध्यान दें, ये अलग है और ये अलग है। सम संख्या और विषम संख्या अलग चीज होती है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या अलग चीज होती है, ठीक है। अब सम संख्या विषम संख्या आप सभी जानते हो। सम का मतलब क्या कि जो 2 से डिवाइड हो जाए। डिवाइड अगर 2 से हो जाती है या जो 2 की टेबल में आती है वो सम संख्या है। जो 2 के पहाड़े में नहीं आए, जो 2 से डिवाइड नहीं हो, वो सारी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। यह आप सभी जानते हो, बड़ी बात नहीं है। क्रमागत संख्याएं, कहीं कहीं ये वर्ड यूज होगा बेटा, क्रमागत संख्या या कंसेक्टिव नंबर्स। तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब ये होता है कि जस्ट बाद आने वाले नंबर। जैसे मैंने बोला कि 11 के क्रमागत, तो 11 के क्रमागत 12 हो गया, ठीक है ना। 15 के क्रमागत 16 हो गया, 100 के क्रमागत 101 हो गया, ठीक है ना। तो ये नंबर जो होते हैं क्रमागत होता है। अगर मैं बोलूँ क्रमागत 4 नंबर, 15 से क्रमागत 4, तो 15, 16, 17, 18 ये 4 क्रमागत हो गए। ऐसे ही ध्यान दें, ऐसे ही बेटा अगर वो पूछ ले कि क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है, अगर वो पूछ ले क्रमागत सम, कहीं पर क्वेश्चन में लिखा हो क्रमागत सम संख्याएं, तो बेटा फिर उस केस में हम क्या करेंगे। सपोज मान लीजिए एक नंबर आपका 16 है, अब इसने सम की बात की है तो 17 तो नहीं आएगा बेटा, क्योंकि क्रमागत तो बात की, पर क्रमागत में केवल कौन सी सम संख्या है, विषम वाली को नहीं लेना है। तो हम क्या लेंगे फिर 18,
फिर क्या लेंगे 20। तो ये क्रमागत कौन सी हो गई, सम संख्या हो गई। ऐसे ही अगर बेटा पूछे कि क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, तो क्वेश्चन में ये वर्ड यूज होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्रमागत विषम संख्या है, क्रमागत विषम। तो क्रमागत विषम में हमें क्या लेना है बेटा, जैसे मान लीजिए एक विषम होगी 11, तो फिर इसके बाद होगी 13, इसके बाद होगी 15, इसके बाद होगी 17, तो ये संख्या होगी क्रमागत विषम। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों केसेस में बेटा अगर एक संख्या आपकी x है, अगर कोई एक संख्या आपकी x है प्यारे बच्चे, तो अगली संख्या x+2 होगी, फिर अगली संख्या x+4 होगी, फिर अगली संख्या x+6 होगी। क्यों? क्योंकि दोनों केस में 2-2 का डिफरेंस आता है, दोनों केस में 2-2 का डिफरेंस आता है। 16+2 18, 18+2 20। तो आपको अगर कहीं रिक्वायरमेंट लगती है क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या की, तो आप अगर वो नंबर लेट करते हैं, मानते हैं, तो आपको ऐसा मान के चलना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा कि एक संख्या अगर x है तो उसके आगे वाली x+2 होगी, फिर x+4 होगी। कब? जब सम या विषम की बात हो। केवल क्रमागत लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, ओनली क्रमागत अगर लिखा हुआ है कहीं कि क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत का मतलब तो ये हुआ कि अगर एक 1 होगी तो दूसरी 2 होगी, फिर 3 होगी। अगर x होगी तो x+1 होगा, x+2 होगा। यहाँ पर 2 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर 1 का ही डिफरेंस है। 16 होगी तो फिर 17 होगी, फिर 18 होगी। ठीक है, तो ये हो गई बात क्रमागत की। अब देखते हैं बेटा अगली डेफिनेशन आपके पास क्या है। यहाँ पर अगली डेफिनेशन आपके पास आती है बेटा, भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्याएं क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। चलिए, तो भाज्य और अभाज्य संख्या को समझ लेते हैं बेटा। भाज्य का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। हिंदी में भाज्य कहते हैं, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, अंग्रेजी में होता है कंपोजिट। ठीक है, और एक होती है अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम। ठीक है, अब भाज्य और अभाज्य बेटा ये सम विषम से बिल्कुल अलग है, आप ध्यान दें, ये सम विषम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भाज्य अभाज्य की बात कर रहा हूं। तो बेटा अभाज्य का मतलब होता है, अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो केवल, ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल खुद से या स्वयं से, खुद से विभाजित हो। खुद से व एक से, ठीक है, खुद से व एक से, खुद से व एक से विभाजित हो। तो बेटा डेफिनेशन जो मैंने लिखी उससे आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वो सारे नंबर जो केवल खुद से ही डिवाइड होते हैं और एक से, तो एक से तो हर कोई नंबर डिवाइड होता है, इसलिए मैं कहने के लिए कह सकता हूं कि ऐसी सारी संख्याएं जो केवल खुद से डिवाइड हो वो जो होंगी अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि अभाज्य संख्या अगर हम देखना चाहें तो कौन कौन सी होगी। तो बेटा मान लीजिए मैंने लिखा 1, ठीक है, तो क्या 1 अभाज्य होगी? तो थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ, इस पर ध्यान ना दो, इस 1 को भूल जाओ, इसमें क्या है क्या इसको समझना है मैं समझा रहा हूं। 2 से शुरू करो, क्या 2 अभाज्य है बेटा? तो आपने चेक किया कि क्या ये नंबर ऐसा है कि जो खुद से डिवाइड हो रहा है और एक से डिवाइड हो रहा है, तो आपने चेक किया कि ये एक से डिवाइड हो रहा है और खुद से हो रहा है, इसका मतलब कि ये अभाज्य संख्या है। अगर मैंने 3 लिखा तो बेटा 3 अभाज्य संख्या है क्या? तो आपने इसको डिवाइड किया तो ये किससे डिवाइड हो रहा है? केवल 1 से और 3 से, तो ये भी अभाज्य हो गया, ये किसी और से भाज्य हो ही नहीं रहा है। अगर मैं बात करूं 4 की बेटा, तो 4 जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है? ध्यान दें, 4 बेटा हो रहा है डिवाइड 1 से, 2 से और 4 से। इसका मतलब कि ये खुद से तो डिवाइड हो रहा है पर किसी और से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी? ये संख्या हो जाएगी भाज्य, ठीक है, ये संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य, क्योंकि ये इसको और भी संख्याएं डिवाइड कर रही है, ठीक है, इसको और भी संख्याएं हैं जो डिवाइड कर रही है। अब फिर से रिपीट कर लीजिए कहानी को, ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो, उनको हम क्या कहेंगे? अभाज्य। किसी और से डिवाइड नहीं हो रहे मतलब वो अभाज्य है।
नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, ऐसे नंबर जो केवल 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो तो वो संख्याएं आपकी प्राइम नंबर कहलाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो किसी और से भी डिवाइड हो जाए तो वो भाज्य होगी। इसका मतलब ये जो है भाज्य है, ये खुद से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, पर इनके अलावा भी वो 2 से हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गई, भाज्य हो गई। ये नंबर आपका भाज्य हो गया। तो अभाज्य आपको समझ में आ गया, भाज्य समझ में आ गया। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां डिटेल में डेफिनेशन लिखी होगी, ठीक है। नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा तो वहां डिटेल में डेफिनेशन नोट जैसा बना होगा। यहाँ केवल समझने वाली बातें आप समझे ध्यान से, ठीक है। अब देखिए, तो बेटा भाज्य अभाज्य आपको समझ में। अब मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, आप समझ पाओ इसलिए। एग्जांपल लिया बेटा हमने, जैसे मैंने लिया कि 3 की बात करें, क्या 3 भाज्य अभाज्य है? तो आपने बेटा चेक किया कि क्या ये नंबर किससे किससे डिवाइड हो रहा है। ये नंबर 1 से डिवाइड हो रहा है और 3 से हो रहा है, मतलब ये नंबर केवल 1 और खुद से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा, और जब किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये संख्या अभाज्य हो गई, ठीक है। तो अब हम पता करें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। अच्छा एक बात और समझ लो, ये जो 1 है इसकी क्या कहानी। तो बेटा नोट में इसको लिख लें कि 1 ना तो भाज्य है, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 1 जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, ठीक है। इसको बेटा यवज संख्या कहते हैं, यवज। ये आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा, बट इसको यवज संख्या के नाम से जाना जाता है। 1 ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 इनमें से क्या है, तो 1 ना तो भाज्य है प्यारे बच्चे, ना ही अभाज्य है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं थोड़ी सी और चीजों को कि भाज्य अभाज्य में क्या चीजें हैं बेटा। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए, प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए इधर, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। भाज्य, भाज्य मतलब जिसमें भाग जाए, खुद के अलावा भी जाए तो वो भाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य हो जाएगी बेटा 4, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 तो बेटा ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। 2 जो हो गया बेटा, तो 2 जो है वो आपका क्या हो जाता है, अभाज्य हो जाता है, क्योंकि उसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। 3 जो है वो भी अभाज्य हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नंबर क्या है बेटा, अभाज्य है। ये किसी और से भाग नहीं जा रहा है, खुद का ही भाग जा रहा है। तो ये दोनों नंबर हो गए आपके अभाज्य, ठीक है ना। ये नंबर हो गया आपका भाज्य, सबसे छोटा, इसके आगे निकलेंगे और ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आप क्या बताओगे, 2 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो आप क्या बताओगे, 4 होगी, क्योंकि इससे छोटी भाज्य होती ही नहीं है और इससे छोटी अभाज्य नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो ये 2 डेफिनेशन आपको प्यारे बच्चे क्लियर हो चुकी हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। अगली डेफिनेशन हमारी क्या थी? अगली डेफिनेशन प्यारे बच्चे हैं हमारी सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को शायद ही कहीं क्वेश्चन बुक्स में मिलेगा, फिर भी हम समझ लेते हैं कि सहअभाज्य संख्या आपकी क्या होती है। तो बेटा यहां पर पेयर्स होती हैं, जोड़े बने होते हैं। जैसे मैंने लिखा 3 और 5, तो बेटा इन दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। देखिए यहां पर कुछ कॉमन नहीं है, एक कॉमन तो सब में ही होगा प्यारे बच्चे, वहां ध्यान नहीं देना है। एक के अलावा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एक और पेयर मैंने ले लिया 8 और 11, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। या ऐसे भी समझ सकते हो कि इन दोनों में ये एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रही है, एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रही है, कॉमन भी नहीं है। एक और मैंने नंबर लिया प्यारे बच्चे, मैं नंबर ले रहा हूं 12 और 15। अब ध्यान दीजिए, इतने से आपको समझ आ जाएगा। तो बेटा ये जो है ना, ये सहअभाज्य संख्या है, ऊपर वाली दोनों सहअभाज्य। सह का मतलब आपस में, अभाज्य मतलब कटना नहीं चाहिए, ऐसे नंबर बताओ। तो बेटा देखो, ये आपस में अगर डिवाइड करोगे तो नहीं कटेगा, ये आपस में डिवाइड करोगे तो नहीं कटेगा, पर जब आप 15 और 12 को डिवाइड करोगे प्यारे बच्चे, तो यहां पर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये था कि 3 × 4 ये 12 और ये 3 × 5, इसका मतलब इस 12 में और इस 15 में 3 जो नंबर है वो कॉमन है 3, क्योंकि 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है और 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर प्यारे बच्चे 3 जो है वो कॉमन है, मतलब ये डिवाइड हो रहा है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। कहानी समझ में आ गई? सहअभाज्य मतलब यहां पर पेयर्स होती है, और पेयर्स में क्या करना है, सह का मतलब एक दूसरे से, अभाज्य मतलब कटना नहीं चाहिए। अगली डेफिनेशन देखो क्या है।
तो अगली डेफिनेशन प्यारे बच्चे आपके पास जो आ गई वो आ गई परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या क्या होती है? ठीक है, तो परिमेय संख्या को समझ लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? तो इंग्लिश में इसे बेटा रेशनल नंबर कहते हैं, अंग्रेजी में आप इसे रेशनल नंबर कह सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि वो सारे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएं, लिखा हो जरूर नहीं है, वो नहीं भी लिखा हो, वो डेसिमल नंबर में लिखा हो, अगर उस डेसिमल को हटा के हम अगर ऐसे लिख पाते हैं तो इसका मतलब वो जो संख्या है वो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। p बाई क्यू के बट्टे के रूप में लिख पाएं तो वो परिमेय होगी। अगर आप किसी संख्या को बटे के रूप में लिख पाते हो तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी, रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी, रेशनल नंबर कहलाएंगे। और ध्यान देना बेटा, कभी भी ये क्यू जो है ना, ये जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। ये जीरो हो चलेगा, क्यू की जगह पे जीरो नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब ये कि 3/0 अगर कहीं लिखा हो तो बेटा ये रेशनल नंबर नहीं है, अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने लिखा कि 0.5, क्या बेटा ये परिमेय संख्या है? ये डेसिमल है, पर मैंने क्या कहा कि परिमेय क्या होती है? अगर किसी नंबर को हम बटे में लिख पाए तो बेटा अगर दशमलव हटाएंगे तो बटे में यहाँ 10 आ जाएगा, तो 5 से काटा तो 1/2 आ गया। हमने इस 0.5 का मतलब आधा होता है बेटा, और 1/2 का मतलब भी आधा ही होता है, तो मैंने इसको फ्रैक्शन मतलब बटे में लिख दिया, और बटे में लिखा और चेक किया कि क्या बटे वाला जीरो तो नहीं है, तो बेटा ये जीरो भी नहीं है। तो इसका मतलब परिमेय संख्या क्या कहता है कि हर वो नंबर परिमेय संख्या है जिसको मैं ऐसे लिख पाऊं, बटे में लिख पाऊं, और बटे वाली वैल्यू जीरो ना हो तो वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए, तो आपको परिमेय समझ में आया। तो इसका मतलब कि बेटा जिनको लिख पाएं, जिनको बटे में लिख पाएं वो परिमेय, और जिनको नहीं लिख पाएं वो अपरिमेय, वो इर्रेशनल। ठीक है, जिनको हम बटे में लिख पाएं वो परिमेय, जिनको नहीं लिख पाएं वो अपरिमेय या इर्रेशनल इंग्लिश में कह सकते हो। तो अब इसकी डेफिनेशन बताने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वास्तविक संख्याएं क्या होती है बेटा? तो बेटा ये जो परिमेय संख्याएं हैं और ये जो अपरिमेय संख्याएं हैं, ये कंबाइंड फॉर्म में आएंगी तो ये वास्तविक संख्याएं होंगी। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी बेटा, ये सब वास्तविक नंबर है, ये सारे के सारे रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक क्या होंगी? तो बेटा 11th में कुछ a प्लस IB के फॉर्म में लिखा होता है, और आप वहां कहते हो ये इमेजिनरी पार्ट है। i का मतलब होता है बेटा रूट में -1, i का मतलब होता है रूट में -1। और बेटा मैथ्स में रूट में माइनस वाली वैल्यू को आज तक डिफाइंड नहीं किया गया, ये अनडिफाइंड है, और ये अनडिफाइंड है मतलब ऐसी वैल्यू होती ही नहीं है, और जब होती नहीं है तो इसका मतलब ये इमेजिनरी हो गया, हम इसको काल्पनिक कह सकते हैं, ये कल्पना है। ठीक है, रूट के अंदर बेटा इस चीज का ध्यान देना, रूट के अंदर अगर माइनस में आंसर आया है तो मतलब ऐसा रियल में कुछ होता ही नहीं है, वो एक कल्पना है, इसलिए हम उनको क्या कहेंगे? वो काल्पनिक नंबर होंगे। जैसे मैंने लिख दिया रूट माइनस 45, अब मैं इस रूट -45 को कैसे लिख सकता हूं? रूट -1 मल्टीप्लाई रूट 45 लिख सकता हूं। और रूट -1 का मतलब प्यारे बच्चे अभी मैंने लिखा रूट -1 मतलब i होता है, तो इसका मतलब ये हो गया रूट 45i, और जहां i लिखा है i का मतलब ही इमेजिनरी होता है। ठीक है, काल्पनिक पार्ट होता है। तो यहां आपको वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नौकरी के लिए कहीं इसका रिक्वायरमेंट नहीं लगेगा, जरूरत नहीं लगेगा, पर फिर भी हम चीज़ों को छोड़ के नहीं बढ़े, क्योंकि अगर मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा बन के आया तो इसका मतलब आपने अगर पढ़ा है तो कर पाओगे, नहीं तो भीड़ से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया परिमेय क्या होती है जिनको हम बटे में लिख पाए, अपरिमेय जिनको नहीं लिख पाए। वास्तविक क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय मिलके मिक्स जो आएगी वो वास्तविक हो जाएगी। काल्पनिक मतलब ऐसे नंबर जिनकी केवल कल्पना है, रियल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। माइनस में रूट वाली वैल्यू की कल्पना है केवल, वो डिफाइंड नहीं है, तो वो क्या हो गई प्यारे बच्चे? वो आपकी केवल एक कल्पना हो गई, तो उनको हम अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कह सकते हैं। स्थानीय मान और जातीय मान का मतलब समझ लो बेटा। स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय क्या होता है और जातीय क्या होता है, दो चीजें हमें समझनी। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कह देंगे बेटा? इंग्लिश में आपका हो जाएगा
प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है, इंग्लिश में आपका हो जाएगा ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ये प्लेस वैल्यू स्थान, प्लेस वैल्यू, ठीक है, और जातीय मान को इंग्लिश में कहेंगे बेटा फेस वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, यहां क्लियर हो जाएगा, क्या आपका फेस चेहरा बदलता है बार बार? नहीं बदलता, मतलब जो है फेस जो है वही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, उसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, जो है वही रहेगा। पर प्लेस स्थान क्या है? स्थान जो है वो बदलता है। आज आप स्टूडेंट हो सकता है कल टीचर बन जाओ, हो सकता है कल कलेक्टर बन जाओ। तो अभी आपका जो स्थान है वो स्टूडेंट का है, कल को कलेक्टर का स्थान बन जाए, पुलिस का स्थान बन जाए, एसआई बन जाओ, कांस्टेबल बन जाओ, तो वो आपका स्थान बदल गया, ठीक है। तो एक नंबर में ले रहा हूं बेटा, मैंने लिखा 2859। मैंने पूछा कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? क्या लिख रहा हूं मैं? 5 का प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, और मैं दूसरा पूछ रहा हूं कि 5 का फेस वैल्यू क्या होगा। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, दो चीजें पूछी मैंने कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा और 5 का फेस वैल्यू क्या होगा। तो प्यारे बच्चे बताओ कि प्लेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ? ये नहीं बदलता है, ठीक है, सॉरी, फेस वैल्यू जो है वही रहेगा, प्लेस वैल्यू बदलेगा। तो बेटा प्लेस वैल्यू बदलेगा। अब प्लेस का मतलब क्या है कि आपको जगह देखनी है, 5 की जगह कौन सी है। तो बेटा ये आपका रहा इकाई वंश और ये रहा दहाई टेंस। तो इसकी जो जगह है वो बेटा टेंस वाली दहाई वाली है। इसका मतलब कि जो 5 है वो किस जगह पे किस पोजीशन पे बैठा है, वो दहाई 10 वाली पोजीशन पे बैठा है। इसका मतलब कि ये हो गया 50। इस 5 का प्लेस वैल्यू 50 है, वो दहाई की जगह पे बैठा है। डायरेक्ट भी कह सकते हो कि प्लेस वैल्यू जगह वाली वैल्यू पूछे तो जगह वाली वैल्यू लिख दो और जितने भी नंबर इधर इधर जीरो लगा दो, इधर के जितने भी नंबर है उधर जीरो लगा दो, तब भी मिल जाएगा। पर समझ लो तो अच्छे है ना बेटा, ये जो बैठा हुआ है इसका जो स्थान है, जो इसका प्लेस है वो दहाई का है। तो 5 का जो प्लेस है वो टेंस है, दहाई है, तो इसका मतलब उसका वैल्यू कितना हो गया? 50 हो गया। और फेस वैल्यू तो कभी बदलता ही नहीं है। 5 कैसा दिख रहा है? अरे 5 जैसा दिख रहा है, तो फेस वैल्यू 5 का 5 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कि 3 का फेस वैल्यू 3 ही रहेगा। मतलब जो संख्याएं हैं उनकी फेस वैल्यू वही है, वो वैसे ही दिखेंगे, ठीक है। 3 आपको 3 जैसा ही दिखेगा तो उसका फेस वैल्यू 3 जैसा ही है, ठीक है। पर स्थान जो है वो बदलते रहेगा। अगर मैं पूछूं 2 का स्थानीय मान, तो बेटा उसका स्थान कौन सा है? तो आप लिख दोगे 2 और ये चौथे नंबर पे, तो 3 जीरो लग गए, 2000 हो गया उसका प्लेस वैल्यू, ठीक है। वो 1000 की जगह पे बैठा है, ठीक है ना। ये वंस, टेंस, 100 और 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, वो 1000 की जगह पे बैठा है, 2 नंबर है तो वो 2000 हो गया, ठीक है ना। तो आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों चीजें समझ आ चुकी है। तो ये जो हमारा पार्ट था बेटा, ये बेसिक पार्ट था, ठीक है ना, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट था, हम चीजों को छोड़ के नहीं पढ़ेंगे ना। अब उसके बाद विविध है, तो विविध में बेटा जो क्वेश्चंस होंगे वही हम सीधे उठाएंगे, प्रश्न उठाएंगे। अब मेरी बात सुनो, अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, मैंने ये चीजें पढ़ाई। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, हर डेफिनेशन को बेहतर तरीके से आप समझें। पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएगा, नोट्स वहां से डाउनलोड करें, अपना नोट्स भी बनाएं, सारी डेफिनेशन को बेहतर तरीके से समझें, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आएं, ताकि जो भी क्वेश्चन छपा है वो फटाफट माइंड में चीजें क्लिक कर जाए और क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, ठीक है ना। अगर आपको चीजें दिमाग में सेट है, चीजें याद है, बार बार आपने इनको पढ़ा है, तो वो याद रहेगी। और जब याद रहेगी तो जब क्वेश्चन देखोगे तो फटाफट चीजें क्लिक होगी कि भाई मुझे ऐसे करने पे ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन, प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। हमने जो अभी तक पढ़ा तो हमें कितना याद रह रहा है, कितना हम भूल रहे हैं, उसको चेक करते हैं। तो चेक करते हैं बेटा, देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या लिखा है बेटा? लिखा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा। तो बेटा आप सभी जानते हो, मैंने आपको बताया कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं जो होती है वो 1 से लेके कहां तक होती है? अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक। तो सबसे छोटा क्या हो गया? 1 हो गया, तो आंसर क्या हो गया आपका? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, क्या लिखा? प्रथम 5 प्राकृत। तो प्रथम 5 कौन सी हो जाएगी? 1 2 3
4 5 और हमसे इनका योग पूछा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, इनको जोड़ लो, आपको आंसर मिल जाएगा कितना 15। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो थोड़ा सा बेटा, जोड़ने के भी तरीके होते हैं, ध्यान समझना। जैसे यहां पर बेटा 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, ऐसे भी कर सकते थे या ऐसे कर लेते कि बीच में क्या लिखा है 3 और टर्म्स कितनी है 5, कितने पद हैं 1 2 3 4 5। तो अगर आपको किसी सीरीज को, देखो ये सीरीज है, जोड़ना है तो सीरीज का बीच का मिडिल टर्म, बीच का पद ले लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस सीरीज का बीच का पद ले लो और कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5, गुणा कर दो, आंसर मिल जाएगा 15। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, अगला क्वेश्चन देखो। तो अगला क्वेश्चन जो बेटा लिखा है वो लिखा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो औसत क्या होता है बेटा, औसत जो होता है, औसत का मतलब होता है कि योग बटे संख्या। योग कितना आया था 5 संख्याओं का 15, कितनी संख्याओं का 5 का, तो औसत कितना हो गया 3। तो बेटा ध्यान दो, बीच की संख्या ही तो औसत है, बीच का नंबर। तो एक बात और ध्यान रखें कि बेटा जब औसत पूछा जाए, औसत जब पूछा जाए तो बीच की संख्या ही औसत होती है, बीच का जो नंबर होता है ना वही आपका औसत होता है, बीच की संख्या। किसी कंटिन्यू सीरीज में बीच की संख्या ही औसत होती है। देखो इस कंटिन्यू सीरीज में बीच संख्या क्या थी 3, तो इसका औसत क्या आ गया 3 आ गया, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, तो यहां पर लिखा बेटा 51 प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लिया। अब देखो 51 प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लिया, तो 51 क्या हो जाएगी, पहली हो जाएगी 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे 51 तक जाएंगे। तो ये 51, अब हमसे इसका क्या पूछा है, इनको जोड़ के बताओ। तो बेटा ध्यान दो कि क्या आप ऐसे जोड़ पाओगे कि 1 में 2 जोड़ो, फिर 2 में 3 जोड़ो, फिर 3 में 4 जोड़ो, फिर 5, फिर 6, फिर 10, फिर 11, फिर 30, 31, 32। तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, टफ चीज हो जाएगी। तो ध्यान दो करना क्या है, यहां पर हमें योग कैसे निकालना है आपको मैंने बता दिया पहले ही। कहां बताया था, देखो आप लोग क्या है ध्यान दोगे तो चीजों को समझ पाओगे। मैंने देखो यहां बताया आपको कि बेटा किसी कंटिन्यूस सीरीज का योग निकालना हो तो बीच का पद उठा लो, बीच का पद उठा लो और कितने पद हैं उससे गुणा कर दो, है ना। अब बीच का पद ये रहा, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ कि यहां बीच का पद क्या होगा बेटा, तो बोले सर वहां तो दिख रहा है, यहां बीच का पद हमें कहां नजर आ रहा है, कौन सा होगा बीच में, 25 होगा कि 26 होगा। तो बेटा एक और तरीका ढूंढो कि सर बीच का पद अगर नहीं दिखे, अगर हमें बीच का पद नहीं दिखे तो हम क्या करेंगे, है ना। अगर हमें बीच का पद नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, तो देखो बीच का पद यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पर बीच वाला जो टर्म है बेटा वो कितना है 3 है ना। तो एक काम करते हैं ना, बीच का पद कैसे निकलेगा, देखो ये 1 है पहला पद और आखिरी का पद क्या है 5 है। तो बेटा अगर इसको ऐड करके डिवाइड 2 करता हूं तो सीधे कहां जाता हूं, बीच में। देखो क्या हुआ, फर्स्ट वाले नंबर को और लास्ट वाले नंबर को जोड़ लो और उसको आधा कर दो, तो कहां जाओगे, बीच का नंबर मिल जाएगा आपको 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही यहां भी करो। अब आपको देखो चीजें समझ आ गई। अब ये कॉन्सेप्ट को भूलना मत, आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मत भूलना कि अगर हमें बीच की टर्म चाहिए तो बीच की टर्म कैसे निकलेगी बेटा, फर्स्ट ये वाला, लास्ट 51, इसका क्या कर लो हाफ, तो ये आपको मिल गया बीच का पद, यही तो आपका बीच वाला पद है, बीच का नंबर मिल गया आपको। अब हमें बीच का नंबर तो ही ना चाहिए, हमें तो योग चाहिए। तो योग कैसे मिलेगा बेटा, योग कैसे निकलेगा, तो ध्यान दो योग आप कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई बाय कर दो, किससे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 51 है तो 51। ठीक है, अब आपने मल्टीप्लाई किया बेटा, तो इसको सॉल्व किया जब आपने तो आंसर आ गया 26 मल्टीप्लाई 51। अब मुझे एक बात बताओ कि गुणा कैसे करोगे, आप कॉर्नर में जाओगे, सीधे जाओगे यहाँ कॉर्नर में छाप लोगे और कैलकुलेशन शुरू कर देते हो प्यारे बच्चे। कोई तीसरी चौथी के बच्चे थोड़ी ना पढ़ रहे बेटा, आप तो ऐसा करते रहेंगे। प्रैक्टिकली चीजों को सोचो, दिमाग पे प्रेशर डालो। अगर बेटा अगर मैं 26 का पढ़ा, ध्यान समझो, इसको हम समझ लेते ध्यान से। अगर मैं 26 का टेबल पहाड़ा 100 बार बोलू, कोई बड़ी बात है क्या, तो आप बेटा देखते ही बताते हो 2600 आएगा सर, आएगा ना। अगर मैंने 26 का पहाड़ा 100 बार बोला तो आंसर 2600 आ रहा है। तो मुझे बताओ कि 26 का पहाड़ा अगर 50 बार बोलूं तो बेटा ध्यान दो, यहां पर 100 बार था तो 2600 आया।
आधा टाइम बोल रहे, 85 बार बोल रहे, तो आंसर भी तो आधा आएगा ना, 1300। अरे आएगा। अब अगर मुझे 26 का पहाड़ा 51 बार बोलना है तो बेटा आपको पता है 26 गुणा 50 1300 होता है, तो 51 में एक 26 और आ जाएगा, तो 1326। क्या बड़ी बात थी। कॉर्नर में गुणा करने की जरूरत ही नहीं है प्यारे बच्चे। देखो मुझे यहाँ पता चला कि 26 का पहाड़ा 50 बार या 51 बार बोलना है। 51 बार मुझे नहीं आता है, पर 100 बार सबको आता है। तो मैंने 26 का पहाड़ा कितनी बार बोला, 100 बार। कितना हो गया, 2600। पर मुझे 100 बार नहीं बोलना था, मुझे आधा ही बोलना था उससे, 85 बार। तो 2600 बोल दिया, आधा करोगे तो 1300 पे आ गए। तो कितनी बार हो गया, 50 बार। पर मुझे 51 बार बोलना है, तो एक 26 और ले लो, 1326। तो बेटा देखो ये सारी चीजें दिमाग में कैलकुलेट होगी। अगर आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज समझ नहीं आई तो वीडियो को बेटा पॉज करो, रिपीट करो, देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 26 का पहाड़ा 100 बार में 2600, मुझे 100 बार नहीं बोलना है, मुझे 50 बार बोलना है, तो इसका मतलब 1300। मुझे 51 बार बोलना है, तो एक और 26। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा हम ये क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, हम ये पढ़ रहे हैं ताकि हम चीजों को समझ पाए। हम एक डेफिनेशन अभी समझ रहे हैं, केवल जितनी भी परिभाषाएं अभी हमने पढ़ी है बेटा, उसमें से केवल हम एक परिभाषा को समझने के लिए इतने क्वेश्चन कर रहे हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल हमेशा हम एक से शुरू कर रहे हैं। अभी प्राइम नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, होल नंबर्स के क्वेश्चन आएंगे, इंटीजर्स के क्वेश्चन आएंगे। तो जब इतने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो बेटा सारी चीजें बहुत बेहतरीन लेवल पर आपकी कवर हो जानी है। चाहे जैसा क्वेश्चन एग्जाम वाला दे दे, आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर जाओगे। ठीक है ना। बढ़ते प्यारे बच्चे आगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा है बेटा, देखो 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत। बेटा 7 संख्या लेनी है, प्राकृत ही लेनी है, तो 7 क्रमागत प्राकृत क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। औसत निकालना है, तो औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है। 7 क्रमागत संख्या का औसत 20 दिया हुआ है बेटा इसने ना, सॉरी माय मिस्टेक, औसत 20 दिया है। दिमाग पर प्रेशर डालो बेटा। इस टॉपिक में जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या आपको याद है, मुझे बताओ, क्या आपको याद है कि मैंने क्वेश्चन करवाया आपको शुरू में, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या करवाया था कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका औसत बताओ। तो बेटा जब हमने औसत निकाला था तो आंसर 3 आया था। तो कहने का मतलब यह हुआ कि औसत बीच का नंबर ही होता है। नोट कर लो इस बात को, दिमाग में बिठा लो कि औसत निकालने की जरूरत नहीं होती है, बीच की संख्या ही औसत होती है। बीच की संख्या ही क्या होती है, औसत होती है। तो जैसे ये सीरीज मेरे पास थी, मुझे बीच की संख्या पता है, मुझे पता है कि बीच का नंबर औसत होता है, तो मैंने लिख दिया 3 बीच का नंबर है और वही औसत होगा। हल करने की जरूरत ही क्या है। पर यहां पर बेटा 5 संख्या थोड़ी ना दी है, यहाँ औसत गिवन है। यहाँ औसत गिवन है, हमें सबसे छोटा नंबर बताना। जैसे मैंने औसत 3 बोला तो सबसे छोटा क्या हो गया, ये 1 हो गया 5 संख्याओं में। अब यहीं अगर बेटा हम चीजों को समझें तो ध्यान दो क्या होगा। चलिए देखो, यहां पर हमें औसत 20 दिया है, और बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया कि जो औसत होता है ना वो क्या होता है, वो बीच का नंबर होता है। तो इसका मतलब कि ये 20 जो ये बीच की संख्या होगी। किनके बीच की, 7 संख्याओं के बीच की। टोटल संख्या कितनी है, 7। इसका मतलब कि बेटा 3 संख्याएं इधर होगी और 3 इधर होगी, हो गई 7। यही क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है कि औसत 20 है, कितनी संख्याओं का, 7 का। बेटा 7 कंटिन्यू नंबर हैं, उनका औसत 20 है, इसका मतलब बीच का नंबर 20 है। औसत 20 मतलब बीच का नंबर, बीच का नंबर मतलब औसत, औसत मतलब बीच का नंबर। तो बीच का नंबर हमें दे दिया उसने, पर बोला क्या है, औसत। तो औसत बोला, इसका मतलब औसत ही तो बीच का नंबर होता है, तो हमने बीच में लिख दिया। चूंकि क्रमागत है तो बेटा क्रमागत हमने पढ़ा था, डेफिनेशन में मैंने बताया है। क्रमागत मतलब अगर ये 20 है तो यहाँ पर 19 होना चाहिए, यहाँ 18 होना चाहिए और यहाँ 17 होना चाहिए। और हमसे यही तो पूछा है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो बेटा 17 होगी। सबसे बड़ी पूछता तो 21, 22 और 23, ये सबसे बड़ी हो गई। कहानी खत्म हो गई। हमसे पूछा था सबसे छोटी, आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चे, ये रेलवे की परीक्षा में आ चुका है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है। 3 + 2 - 5, ठीक है। फिर लिखा है बेटा 3 + 2 - 5, 3 + 2 - 5, फिर 3 + 2 - 5। मुझे बताओ कि ये 5 और 5 में से 5 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा,
फिर ये 0 हो जाएगा और ऐसे 0 0 होते चले जाएगा। टोटल बेटा 50 पद हैं, तो 50 में से 3 पद 0 होते जा रहे हैं, तो बचेंगे कितने पद बेटा? 2। 16 बार पढ़ा जाएगा, पर 2 टर्म्स बच जाएंगे आखिरी की। ध्यान दो, 50 टोटल पद दिए हैं, उसमें से 3 पद हटाते जाओ, डिवाइड करते जाओ, काटते चले जाओ। तो 3 हटे, फिर 6 हटे, फिर 9 हटे, ऐसे 48 तक हट जाएंगे और आगे के टर्म्स 2 आएंगे। तो 2 पद कौन से आएंगे? फिर से 3 + 2 और ये आंसर आ जाएगा 5। देखो रिपीट कर रहा हूं, 3 + 2 - 5 3 पद हो गए, 3 + 2 - 5 6 पद हो गए, 3 + 2 - 5 9 पद हो गए। ऐसे ही चले जाओगे तो 3 + 2 - 5 48 पद हो जाएंगे। 48 हो गए, पर इसने कितने 50 बोला है, 48 हो चुके हैं। तो 3 + 2 - 5 क्यों लिखोगे? 50 हो गए खत्म, यहाँ पे -5 है ही नहीं वहाँ पे। आप जानते हो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, डैश 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 0 होते गए, ये बच गए 2, क्योंकि यहाँ -5 नहीं था, तो आंसर क्या आ गया? 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या मिल गया? 5। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा बेटा आपको ध्यान देना पड़ता है, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से चीजों को समझना। यहाँ क्वेश्चन देखो क्या है, 1 से लेकर 100 तक की संख्या है बेटा, जोड़ना है। जोड़ना कोई बड़ी बात अब रही नहीं। कैसे जोड़ते हैं? योग बराबर बीच की संख्या हमें पता है क्या? नहीं पता है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट, तीसरा क्वेश्चन हो रहा है बेटा, आप भी समझ नहीं आए तो फिर कैसे होगा? कर चुके पहले, लास्ट बटे 2। क्या मिल गया हमें? ये क्या मिला? ये हमें मिला बीच का नंबर, औसत। अब हमें औसत तो है ना, हमें तो इनको जोड़ना है, तो क्या करें? कितने पद हैं? 100 पद हैं। हल कर लो, तो आंसर आएगा बेटा 101 बटा 2 गुणा 100। ठीक है, अब 101 गुणा 2 से काट दिया इसको, तो 50। तो कितना आ गया बेटा? 5050। अब आप कहोगे सर 5050 आप कैसे लिख देते हो डायरेक्ट? आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया 5050? तो ध्यान दो बेटा, डायरेक्ट मैं कैसे लिख रहा हूं। 101 का पहाड़ा 100 बार किसको नहीं आता? 2 0। तो 101 का पहाड़ा 100 बार बोलेंगे, या 50 का पहाड़ा 100 बार बोल दो। देखो 50 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है? 101 बार। 50 का 100 बार बोलेंगे तो 5000 आएगा, एक बार और 50 तो 5050 हो गया। 50 का पहाड़ा 100 बार में 5000, हमें 50 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है? 101 बार। 100 बार में 5000, एक और 50 तो 5050। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत बाकी टॉपिक है। चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे ना आराम से, तो बेटा टाइम तो लगेगा। आप जल्दबाजी में अगर पढ़ रहे हो तो बेटा 4 साल पढ़ोगे, 8 साल पढ़ोगे, कुछ भी नहीं होना। एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो, उसके बाद उस सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। एक एग्जाम निकल रही है, निकलने दो, अगली फाइट करेंगे। अगर इस एग्जाम को फाइट करने के चक्कर में रहे तो ना इस बार पढ़ पाओगे, ना अगली बार पूरा कर पाओगे। पहले पूरा सिलेबस कवर करो बेहतर लेवल में, फिर एग्जाम दो, मजा आएगा पेपर देने में। ठीक है, तो चलिए बेटा, धन्यवाद आपका, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।